आज का खाना मेरी तरफ से, वो भी मुफ्त। शहराम अफंदी को चोर नजरों से देख जूनी ने अपने कजन्स को आंख मारी। टेबल महंगे खानों से भर गया। सब ने शेर होकर खाया। चलो तुम सब खिसको यहाँ से, मैं बिल पे करके आती हूँ। वो इन सब को बाहर भेज शान बेनियाजी से चलती काउंटर तक पहुंची। सुनो वेटर, बिल मेरे हस्बैंड पे करेंगे, वो खाना भी पैक कर दो। वो शहराम की तरफ इशारा करते हुए बोली तो वेटर ने इसे मशकूक नजरों से देखा। आप सर शहराम की वाइफ होती तो बिल की जरूरत न पड़ती, वो इस होटल के मालिक हैं। वो भीगी बिल्ली बने रोने को थी कि शहराम आन पहुंचा। बिल छोड़ो, हम दोनों के लिए अंदर कॉफी ले आओ। वो उसकी कमर में हाथ डालता ऐसे अपने करीब। ब्लैक कलर के फॉर्मल ड्रेस में मलबूस शहराम अफंदी ने ग्रे आंखों पर चश्मे को ठीक किया। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। अपनी स्याह मर्सिडीज को होटल के सामने पार्क करते वो अंदर चला आया था। इटली से आया हुआ डेलीगेशन ऑफिस में इसका मुंतजर था, मगर वो कॉफी से पहले किसी की बात भी नहीं सुन सकता था, इसलिए तो अपनी कॉफी लेने यहाँ चला आया था। वेटर इसे पहचानता था, सो इसके एक इशारे पर ही इसकी कॉफी का डिस्पोजेबल मग लाकर इसने शहराम अफंदी के हाथों में थमा दिया। वो 6 फुट से निकलते कद का मालिक था। चमकते हुए बूट, नफीस पेंट कोट, जेल लगाकर सलीके से जमाए गए बाल। वो एक नजर देखने में ही इसे एक सहरंगज़दा बिजनेसमैन लगा था। वेटर की किसी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया तो इसकी दाएं गाल में डिंपल पड़ा था, मगर ये डिंपल इस वक्त गायब हुआ जब वो कॉफी का मग लेकर पलटा। एन इस लम्हे होटल के दाखिली शीशे के दरवाजे को खोलते लड़कियों का एक टोला अंदर दाखिल हुआ था। वो सबकी सब 20-21 साल के दरमियान में थी, हंसती मुस्कुराती, जिंदगी से लबरेज। अंदर दाखिल होते हुए इन्होंने शहरयार अफंदी को तो जैसे देखा ही नहीं था। वो अपनी जल्दी में था और दाखिल होने वाली लड़कियां अपनी सरशारी में कि अपनी ही झोंक में एक सुर्ख लिबास में मलबूस लड़की शहरयार अफंदी से जोरदार तरीके से आन टकराई थी। शहरयार अफंदी के हाथ में मौजूद कॉफी का मग छूटकर नीचे जा गिरा। कैप तो मजबूत था, कॉफी जमीन पर नहीं गिरी, मगर शहराम की पेशानी पर बल पड़े थे। और आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं किया, चश्मे वाली लड़की ने हवास बाख्ता होते हुए कहा था। इसके साथ आने वाली लड़कियां भी हंसना भूलकर एकदम खामोश सी हो गईं। शहराम अफंदी ने लब भींचे, वो कुछ कहना चाहता था, मगर एकदम ही इस सुर्ख लिबास वाली लड़की के पीछे से एक चेहरा नमूदार हुआ। किस बात की माफी मांग रही हो भाई? इन साहब की गलती है, माना कि इनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, लेकिन इतनी नजर तो काम करती होगी ना कि सामने देखकर चल सके। माजर तो इन्हें करनी चाहिए। लड़कियां देखी नहीं और आसान जवाब दे जाते हैं। इन मर्दों के शहरयार अफंदी का दिमाग भग से उड़ा। सारी लड़कियों के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहटें फैल गई थीं। कुछ तो बाकायदा हंसने भी लगी थी। सुर्ख लिबास पहनने वाली लड़की के पीछे से एक लड़की नमूदार हुई थी। स्याह रंग की लंबी सा फ्रॉक पहने, घने बालों को कर्ल्स करके शानों से पीछे की तरफ डाले, ऐसा लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी और कलाई में सुर्ख रंग की चूड़ियां पहने। वो 20 साल की थी या शायद 21 की, मगर वो जो कोई भी थी बेहद हसीन थी। इसकी सब्ज आंखों में गुस्से के साथ साथ शरारत भी मंडला रही थी। चलो यहाँ से, अब ये साहब तो पता नहीं कब तक यहाँ बुत बनकर खड़े रहेंगे। इस लड़की ने अपनी सहेली का हाथ थाम कर इसे अंदर की सिमत घसीटा था, मगर शहराम अफंदी 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल सका। किसी सहर ज़दा शख्स की तरह वो बस इस लड़की को देखे गया था। ये चेहरा, ये आंखें इसके लिए अनजान नहीं थे। कितने सालों बाद आज इसने इस लड़की को देखा था। इसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया, मगर इसे याद ना आया वो जुनैरा हुसनैन जमाल को आज कितने अरसे के बाद देख रहा था। वो बिल्कुल वैसी थी, खासतौर पर इसकी सब्ज आंखें और होंठों का खूबसूरत कटाव। ऐसा हसीन चेहरा भला भूला जा सकता था? शहरयार अफंदी के माथे की रगें तन गईं। बेख्तियारी में इसने मुठ्ठियां भींचकर खुद को रोका था।
सर मैं आपको दूसरी कॉफी ला देता हूँ, वेटर माजरती अंदाज में इसके पास आकर बोल रहा था। शहराम अफंदी का जैसे कोई ट्रांस टूटा। इसने चौंक कर वेटर को देखा और फिर अपने बूट के पास गिरे हुए कॉफी के मग को नहीं रहने दो, तुम जा सकते हो। इसने हाथ के इशारे से वेटर को वापस भेज दिया। वो 6-7 लड़कियों का ग्रुप हंसता बातें करता हुआ कुछ दूर पड़ी टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठ रहा था। इनमें से सबसे नुमाया वही थी क्योंकि इसका कद सबसे ज्यादा दराज था और हुस्न में वो इन सब पर सबकत रखती थी। गहरी सांस लेते शहराम अफंदी ने अपने कदम वापस मोड़े। अब वो इस होटल से बाहर कहीं नहीं जा सकता था। वो चेहरा जिसे वो सालों से तलाश कर रहा था आज इसे नजर आ गया था। एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट ने शहराम अफंदी के लबों को छुआ। इंतकाम का पहला मोहरा इसके हाथ में था, वो खेल जिसे वो सालों पहले तरतीब दे चुका था। आज इसकी शुरुआत होनी थी। किस्मत इसके हक में थी। तलाश से पहले से दुश्मन की बेटी नजर आ गई थी। जुनैरा हसनैन जमाल। शहराम अफंदी ने इसके नाम को अपने लबों में दोहराया और मुतमईन अंदाज में चलते हुए पलट कर कुछ फासले पर रखी एक कुर्सी पर बैठ गया था। अरे देखो, वो आदमी जाने के बजाय वापस अंदर आ गया और देख भी तुम्हें रहा है। जूनी, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, आयशा ने सुनसनी खेज अंदाज में कहा तो मेन्यू पर नजर दौड़ाती सुनहरा हसनैन जमाल ने एकदम मुड़कर देखा था। वो वाकई इनसे कुछ फासले पर बैठा था, पूरे तमाद अंदाज में टांग पर टांग जमाए, सोफे की पुश्त से टेक लगाए। वो मोबाइल के बजाय टेबल पर रखा अखबार उठा रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो होटल का कोई वीआईपी गेस्ट हो। जूनी के हलक तक में करवाहट उतरी। अरे छोड़ो भी, ऐसे लोगों को क्या इम्पोर्टेंस दे रही हो? ख्वामखा हमें एटीट्यूड दिखा रहे हैं ताकि हम लोग मुतासिर हो जाएं। ऐसे मर्दों के यही हथकंडे होते हैं। चलो अब जल्दी से खाना ऑर्डर करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तुम लोग भी किया याद करोगी किस सखी से पाला पड़ा है। इसने चुटकी बजाते ही शाहाना अंदाज में कहा था। इसकी कॉलेज की फ्रेंड्स तो इसके हुक्म पर सरशार हो गई थी। इन्होंने मेन्यू को झपटा और एक के बाद एक डिशेस के ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए थे। कुछ ही देर के बाद इनका टेबल मुख्तलिफ अनवाओं के खानों से भर गया। देख लेना जूनी, बिल तुमने पे करना है, हमने बहुत सारा खाना मंगवा लिया है। फायजा ने पास्ते में चम्मच चलाते हुए कहा तो जूनी ने लापरवाही भरे अंदाज में सर हिलाया था। बहुत पैसा है मेरे अकाउंट में, यू नो डैड, हर महीने तो लाखों की रकम जमा करवा देते हैं, किसी बात की टेंशन मत लो। यूं बोलते बोलते इसने हल्का सा रुख मोड़ा था और जूनी की बात इसके लबों में ही रह गई। ग्रे आंखों वाला वो शख्स बदस्तूर इसे देख रहा था। हाथ में पकड़ा अखबार इसने बस जैसे दिखावे के लिए पकड़ रखा था। जूनी को अपने वजूद में सनसनाहट सी महसूस होने लगी। नामहसूस अंदाज में वो रुख मोड़कर बैठ गई। चेहरे की मुस्कुराहट भग से गायब हुई थी। कुछ देर पहले वो बेतकल्लुफी से इस लंच को एंजॉय करना चाह रही थी। अब एक अजीब सी परेशानी इसके अंदर उतरने लगी। समझता क्या है ये अपने आप को? यहाँ क्यों बैठा है? आखिर जरा सी कॉफी तो गिराई है हमने इसे। जी तो चाहते अभी जाकर सबक सिखा दूं। वो तिलमिलाते हुए ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थी। मैंने तो कहा है वो तुम्हारे हुस्न से घायल हो गया, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जूनी ने तलखी से अपना सर झटका और पिज्जे का एक बाइट मुंह में डाल लिया। इसकी साथी लड़कियां इत्मीनान से खाना खाती रहीं। बिल का डर किसी को था ही नहीं। सो देर तक खा पीकर जब वो लोग लंच से फारिग हुई तो जूनी ने वेटर से बिल लाने का कहा। वेटर बिल ले आया तो जूनी ने चोर अंदाज में रुख मोड़ कर देखा। वो ग्रे आंखों वाला शख्स नफीस से फ्रेम वाला चश्मा पहने कुछ फासले पर वैसे बैठा था। अब वो जूनी को नहीं देख रहा था, बस इसने हाथ में पकड़े मोबाइल पर नजरें जमा रखी थी। मगर जूनी जानती थी कि अगर वो घंटे से यहाँ बैठा इसे देख रहा है तो अब भी इसका ध्यान जूनी की तरफ ही था। एक मुस्कुराहट इसके सुर्ख लबों पर रेंग गई। सब्ज आंखों में एक चमक नमूदार हुई थी। वो इत्मीनान से उठ खड़ी हुई। तुम लोग बाहर चलो, मैं बिल पे करके आती हूँ। इसने अपनी फ्रेंड्स को मुखातिब किया था। वो सब सर हिलाती अपना अपना बैग कंधे पर डाले होटल से बाहर निकल गई थी, जबकि जूनी इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ी रही थी। एक अदा से इसने चेहरे पर आए बालों की लटों को कानों के पीछे किया, अपनी फ्रॉक का घेर दुरुस्त किया,
हाथ में नाजुक से क्लच को थामा और पूरे तमाद अंदाज में चलते हुए वो काउंटर तक चली आई थी। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बिल है। वो जो शख्स सामने बैठा था ना, आप ये बिल इन्हें दे दें। वो मेरे हस्बैंड है, वही ये बिल पे करेंगे। इंतहाई पूरे तमाद अंदाज में जूनी ने बिल काउंटर वाले के सामने किया था। वो लड़का चौंक सा गया। जूनी के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। इसकी सब्ज आंखों में वही चमक थी जो हमेशा ऐसी कोई शरारत करते वक्त आ जाया करती थी। अब आएगा ना मजा? पिछले 1.5 घंटे से मुझे हरेस करने की कोशिश कर रहा है ये शख्स। सिर्फ देखने से थोड़ी नजर भरेगी, अब जब जेब से पैसा निकलेगा तभी समझ आएगी। सर झटकते हुए इसने एक चटी हुई नजर शहराम अफंदी पर डाली। इंतहाई इत्मीनान से अपनी जगह से उठ रहा था। ओके, मैं चलती हूँ। जूनी ने रुख मोड़ा क्योंकि इस शख्स को उठते देखकर इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। मैडम, बिल तो पे कर देंगी, लेकिन अब यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि वो आपका ही वेट कर रहे हैं। वेटर की बात सुनते जूनी का दिमाग भग से उड़ा था। क्यों, मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं? उसने लड़खड़ाते हुए अंदाज में पूछा। सारी बहादुरी हवा हो गई थी। भारी कदमों की चाप ऐन इसके सर पर आन पहुंची थी। घबराए हुए अंदाज में से रुख मोड़ा। वो इसके बिल्कुल साथ खड़ा था। तुम्हारा हस्बैंड हूं तो तुम्हारा ही इंतजार करूंगा ना। अपनी फ्रेंड के साथ आकर तुम तो मुझे भूल ही गई। मिसेस शेहराम अफंदी, संजीदा मगर भारी आवाज में वो इसके कानों में जहर घोल रहा था। ग्रे आंखें जूनी के वजूद पर जमी थीं, जो धीरे धीरे जर्द पड़ता जा रहा था। क्या क्या मतलब हस्बैंड? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, दूर हटकर बात करें मुझसे। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी थी। बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में खौफ के साथ साथ घबराहट भी नमूदार हुई थी। शहराम अफंदी के लबों पर एक बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी। अपनी कही हुई बात से मुकरना अच्छी बात नहीं। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया? सर्द अंदाज में इसकी तरफ देखते शहरियार अफंदी ने जेब से एटीएम कार्ड निकाला था। जूनी का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो अब बिल पे कर रहा था। होटल के स्टाफ के अंदाज और नजर में इस शख्स के लिए इतनी इज्जत थी कि जूनी को अंदाजा हुआ वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी ये सब करने की। वैसे खैर, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, मेरी ये सारे पैसे आपके नाम पर ट्रांसफर करवा दूंगी। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जूनी ने वहां से खिसकना चाहा था, मगर शहराम अफंदी ने इत्मीनान से इसकी कलाई थामी। मिसेस शहराम अफंदी, फिलहाल आप मेरे साथ मेरे कमरे में आ रही हैं। वेटर, हम दोनों के लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आओ। इसके लहजे से इत्मीनान छलक रहा था। जूनी का दिल डूब कर उभरा। इसने पूरी कुव्वत से अपनी कलाई छुड़ाना चाही, मगर शहराम अफंदी की गिरफ्त मजबूत थी। मेरा हाथ छोड़ते हुए, होते कौन है आप, मुझे हाथ लगाने वाले? अभी डैड को फोन करूंगी, आप तो सारी उम्र जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। छोड़ो मुझे। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। चंद लम्हे पहले जो कुछ इसने वेटर को कहा था वो सरासर भूल गई, मगर शहराम अफंदी को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। वो सही इसी कलाई से थामे सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। सामने से आते वेटर ने इंतहाई एहतराम से इसे चाबी थमाई थी। आपका रूम रेडी है सर, आपने हनीमून स्वीट का किया था ना? वेटर की बात पर जोनी को अपने कदमों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में आंसू नमूदार हुए। सारी बहादुरी और इत्मीनान हवा हो गया। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मैं कहती हूँ, छोड़ो प्लीज। कोई मेरे डैड को फोन करो, तुम लोग जानते नहीं हो किसकी बेटी हूं मैं। वो पूरी कुव्वत से चला रही थी, मगर इन सब ने जैसे अपने कान ही बंद कर लिए थे। इत्मीनान से इसकी कलाई थामे इसे अपने साथ घसीटते वो एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरे फ्लोर पर आ गया था। जूनी की हालत गैर हो रही थी। कई बार सीढ़ियों पर ठोकर लगने की वजह से इसका सांस फूल रहा था। सब्ज आंखों में आंसू जमा हो गए थे। बाल जो पहले सलीके से पुश्त पर बिखरे हुए थे, अब बेतरतीबी से चेहरे पर झूल रहे थे। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। आखिर सब लोग यहाँ अंधे हैं या बहरे? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? वो कमरे का दरवाजा खोल रहा था। जिसो को पूरी कुव्वत से चिल्लाई। वो इस होटल में अकेली नहीं थी। सैकड़ों की तादाद में वेटर और स्टाफ वहां फिर रहा था। किसी ने नजर उठाकर भी इन दोनों को नहीं देखा था।
शहराम अफंदी ने कमरे का दरवाजा खोला और यकलख्त इसकी सिमत मुड़ा। इनमें से कोई मुदाखलत करने नहीं आएगा, क्योंकि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इस होटल के मालिक से सवाल कर सके। इसके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। जूनी की आंखें बेयकीनी से फैली, मगर इससे पहले कि वो कोई रिस्पॉन्स देती, शेराम ने खींचकर इसे कमरे के अंदर धकेला था और फिर पलटकर दरवाजा बंद कर दिया था। अब वो इसके सामने थी, इसकी दस्तरस में। कौन है आप? निगाहें इस पर जमाए वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली। शेराम अफंदी ने सर को हल्का सा खम दिया। इस होटल का मालिक सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस नाम से बने इस पूरे मुल्क में जितने भी होटल्स हैं, इन सब का मालिक मैं हूँ। माई सेल्फ शेराम अफंदी। तुम्हारे डैड ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं क्या? इसका चेहरा और आवाज खतरनाक हद तक संजीदा हो गई थी। इसकी ग्रे आंखों से जैसे आग की लपेटें उठ रही थीं। जूनी लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। मेरी फ्रेंड्स को जब पता चलेगा कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, तो वो फौरन मेरे डैड को बताएंगी और इसके बाद वो आपको जान से मार डालेंगे। जूनी ने इसे डराना चाहा था, मगर वो इंतहाई इत्मीनान से अपना कोट उतारा था। इसकी निगाहें हनू जूनी पर ही जमी थी। तुम्हारी फ्रेंड्स यहाँ से जा चुकी हैं, क्योंकि मेरे आदमी ने तुम्हारे फोन से ने मैसेज कर दिया है कि तुम्हें एक जरूरी काम आ गया है, तुम कुछ देर इसी होटल में रुकोगी। वो मजे से कहता अब टेबल पर पड़ी बोतल खोल रहा था। बोतल में सुर्ख रंग का मशरूब था। जूनी ने लड़खड़ा कर बेड का सहारा लिया। इससे याद आया कि इसका मोबाइल वहीं टेबल पर रह गया था। इसने बेबसी से अपने सर पर हाथ मारा था। कहाँ फंस गई हूं मैं? कौन है ये शख्स? आखिर इसने बेबसी से अपने लब कुचले थे और फिर दफ्तन इसके निगाह साइड टेबल पर रखे गुलदान पर पड़ी। इसके जहन में एक झनाका सा हुआ कि ये शख्स जो भी था, इसके इरादे नेक नहीं थे। दबे कदमों चलते हुए इसने भारी गुलदान उठा लिया। शेहराम अफंदी इसकी तरफ पुश्त किए बोतल से ग्लासों में मशरूब उंडेल रहा था। तुम्हें इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। बस कुछ देर बाद शेहराम अफंदी के जुमले इसके लबों में अधूरे रह गए, क्योंकि जूनी ने पूरी कुव्वत के साथ गुलदान इसके सर पर मारने की कोशिश की थी। वो तेजी से पलटा। जूनी का हाथ हवा में मौलिक रह गया था। वो गुलदान इसके सर पर ना मार सकी, क्योंकि इससे पहले ही शेहराम अफंदी ने इसकी कलाई थाम कर इसे एक जोरदार झटका दिया था। गुलदान छूटकर नीचे जा गिरा। जूनी की निगाहें बेयकीनी से फैली। अफसोस हो रहा है, बस इतनी सी ट्रेनिंग दी है तुम्हें तुम्हारे डैड ने। शेहराम अफंदी ने इसकी कलाई से पकड़कर इसे झटका दिया और इसे पूरी कुव्वत से अपनी गिरफ्त में कर लिया था। वो सुन सी रह गई। बहुत हिसाब बाकी है तुम्हारी फैमिली की तरफ। मेरे आज तुम्हारे वजूद से एक आधा इंतकाम तो पूरा हो ही जाएगा। शेहराम ने उसके गले में पहना बारीक सा दुपट्टा खींच कर उतार फेंका था कि सांसें थम गई और वो कुछ बोल भी ना पाई। कुछ बोलोगी नहीं? माफी नहीं मांगोगी अपने बाप की करतूतों की? गिड़गिड़ाना तो चाहिए तुम्हें, मगर तुम जैसे फिरौनों को ये सब आता कहाँ है? एक झटके से इसकी गर्दन दबोचते शेहराम अफंदी के चेहरे पर झुका। एक सिसकी जूनी के लबों से निकली थी। शेहराम एक लम्हे के लिए रुका। वो इसकी गिरफ्त में थी, इंतहाई करीब, इतनी कि इसकी धड़कनों को महसूस कर सकता था। इसकी बेहद मध्यम होती सांसों की आवाज सुन सकता था। वो धीरे धीरे लर्ज रही थी। इसका स्याह फ्रॉक इसके वजूद से फूटते पसीने में भीग रहा था। दुपट्टा तो वो पहले ही नीचे गिरा चुका था। गले का गहरा घाट इसकी सफेद वजूद को वाज़ेह कर रहा था। वो एक लम्हे के लिए ठटक सा गया। इंतकाम कहीं पीछे रह गया। इतना मुकम्मल हुस्न देखकर वो जैसे हर चीज ही भूलने लगा था। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मुझे नहीं पता आप कौन है और आपका डैड के साथ क्या रिश्ता है। प्लीज मुझे जाने दें। वो बंद आंखों के साथ सहमे हुए अंदाज में बोली थी। इसका लहजा इल्तिजाइया था। आंख से आंसू फिसल कर नीचे गिरा। शेहराम जैसे होश में आया था। इसने अपने बाजों का हल्का खोला। वो अपने ही झोंक में नीचे जा गिरी थी। उठो यहाँ से और चली जाओ अभी। और इसी वक्त ये मेरी जगह है, मेरे आदमी है। सब तुम्हारा बाप जिस कमाश का आदमी है, कोई भी इससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। बेहतर यही है कि अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। बेबसी भरे अंदाज में इसने पलट कर टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारा था, जैसे अपने अंदर उठते इश्तिआल को काबू करना चाह रहा हो।
जमीन पर पड़े जूनी ने बेयकीन निगाहों से मंजर देखा। शेहराम अफंदी पलटकर इससे दूर जा गिरा था। वो एक झटके से जमीन से उठी जिस वक्त वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर था। बाहर की सिमत भागी थी। वो खिड़की के पास खड़ा एक हाथ दीवार पर टिकाए खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। माजी से अपनी लपेट में ले रहा था। वो सब कुछ भूल जाना चाहता था। आज तो बेहतरीन मौका था बदला लेने का, और मैं बदला क्यों नहीं ले सका इस शख्स से जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारा। खून की पतली सी लकीर इसकी बंद मुट्ठी पर बहने लगी। दर्द की एक लहर इसके वजूद में जागी, मगर शेहराम अफंदी के चट्टानी वजूद में कोई दरार नहीं उभरी थी। वो यूं ही लब भींचे बच्चे खिड़की के साथ खड़ा रहा और न जाने से कितनी देर खुद को संभालने में लगी। काफी देर बाद वो मुड़ा तो जमीन पर पड़े स्याह रंग के दुपट्टे को देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया। कदम कदम चलते वो दुपट्टे के पास आया। बेख्तियार ही उसने दुपट्टे को उठाकर चेहरे के करीब किया। जुनैरा हुसैन जमाल की खुशबू इस दुपट्टे में बसी हुई थी। वो कोई महंगा परफ्यूम था या इसकी जाती खुशबू, शेहराम अंदाजा न कर सका। बेख्तियारी में इसने दुपट्टा तय करके अपने हाथ में थाम लिया। इस दुपट्टे को यहाँ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल आया। नीचे होटल का अमला सर झुकाए अपने काम में मसरूफ था। होटल से मुल्हका रेस्टोरेंट में रश मामूल के मुताबिक था। वो सीढ़ियों तक बाहर चला आया। वो लड़की कहाँ गई, इसने बाहर खड़े गार्ड से पूछा। गार्ड ने अपना सर झुका लिया। सर, इसके पास गाड़ी नहीं थी। वो यूं ही भागती हुई एक तरफ को चली गई। मुझे आपकी हदायत याद थी, इसलिए मैंने इसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर इसने एक कैब को हाथ दिया और इस कैब में बैठकर वो यहाँ से चली गई। गार्ड की बात पर वो चंद लम्हे तक वहीं खड़ा रहा और फिर खामोशी से अपनी गाड़ी की सिमत पलट गया। कैब जमाल पैलेस के सामने रुकी तो जूनी तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी। टैक्सी वाले को पैसे दे दो, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, इसने गार्ड को हदायत दी। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिलहाल वो सिर्फ घर के अंदर जाना चाहती थी, खुद को महसूस करना चाहती थी। मेन गेट से अंदर कदम रखते इसे हसनैन जमाल आते दिखाई दिए। सूट बूट में मलबूस, मोबाइल हाथ में थामे वो कहीं जाने के लिए तैयार थे। जूनी का दिल भर आया। जमीन को लगते लंबे फ्रॉक की परवाह किए बगैर वो अंधाधुंध हुसनैन जमाल की सिमत भागी थी। वो अपने ख्याल में आ रहे थे जिस वक्त वो एकदम जाकर इनसे लिपट गई। और हो जूनी, क्या करती हो? तुम्हारा बचकानापन कभी खत्म नहीं होगा। वो एकदम झंझुलाए थे। जूनी के अल्फाज इसके लबों में दम तोड़ गए। वो जो जी भर कर रोना चाहती थी, बाप को शेहराम अफंदी के मुतालिक बताना चाहती थी, साकित से रह गई। क्या हो गया जुनैरा? सारे सूट की प्रेस खराब कर दी है। मैं मिल लेना था अपने डैड से। अभी हम एक जरूरी लंच पर जा रहे हैं। बारीक हील के टिक टिक और कानों में उतरती तंबीही आवाज पर वो मरे मरे से अंदाज में पीछे हटी थी। हसनैन जमाल के पीछे बिनिश जमाल चलती हुई जा रही थी, इसकी सौतेली माँ, हसनैन जमाल की दूसरी बीवी। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? हसनैन जमाल ने तनकीदी नजर से इसका जायजा लिया था, जिसकी सब्ज आंखों के गिर्द काजल बिखरा बिखरा सा था। लंबे बाल बेतरतीब थे। वो एक लफ्ज भी न बोल सकी, बस खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई थी। चले ना हसनैन, देर हो रही। आपको पता तो है जूनी का किसी दोस्त से झगड़ा हो गया होगा या कॉलेज में किसी टीचर ने डांट दिया होगा। अब बाद में बात कर लीजिएगा, बिनिश बेगम ने झुंझला कर कहा। तो हुसनैन जमाल तेजी से सर हिलाते इसके साथ आगे बढ़ गए थे। वो भी लॉन में तन्हा खड़ी रह गई थी। इसकी आंखें तेजी से भर आई थी। वो लबों पर हाथ रखकर भागती हुई घर के अंदर चली आई। इस घर में और कौन था जिसके पास बैठकर इसने अपने दिल को हल्का करना था? सवाए इसके कमरे में बंद होते ही वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी थी। आखिर में इतनी कमजोर क्यों निकली? क्यों मैंने इस शख्स का गला नहीं घोंट दिया? कौन था वो आखिर? डैड का कोई दुश्मन? लेकिन मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? सिसकियां लेते से शेहराम अफंदी से शदीद नफरत महसूस हो रही थी।
इसे अपनी गर्दन और कमर पर इसका लम्स अभी तक महसूस हो रहा था। यकलख्त वो चौंकी। ये सिर्फ इसका लम्स नहीं था बल्कि इसके क्लोन की मखसूस खुशबू भी थी जो इसे अपने लिबास पर महसूस हो रही थी। वो बुरी तरह से झंझलाई। रगड़ कर इसने अपनी आंखें साफ कर ली। कोई जरूरत नहीं मुझे इससे घटिया शख्स के लिए रोने की। आखिर है कौन ये तुम्हें पता लगा कर ही रहूंगी। वो एक झटके से उठ गई। कमजोरी का जो लम्हा गालिब आया था वो दूर हो गया। वो फिर से पहले वाली सुनहरा बन गई, पूरे एतमाद और गुसीली। अपना लैपटॉप उठाया, इसने गूगल पर सर्च किया। शेहराम अफंदी। कुछ ही देर में कई तस्वीर इसके सामने खुल गई थी। जूं जूं वो पढ़ती गई वैसे वैसे इसकी रंगत मुतगीर होती गई। इसे झूठ नहीं कहा था, वो वाकई शहर की सबसे बड़ी होटल चीन का मालिक था। सिर्फ बर्स की 31 वर्ष की उम्र में इसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आर्टिकल्स इसकी तारीफों में जमीन आसमान के किलाबे मिला रहे थे। इसने झुंझला कर लैपटॉप बंद किया। बस तारीफें ही हैं इस शख्स की। कौन? डैड से आखिर इसका क्या ताल्लुक है? वो लब कुचलती सोचती रह गई, मगर इससे कोई कुलिया ना मिला। बस एक बात हैरान कुन थी, शेहराम अफंदी जैसे नामवर बिजनेसमैन की फैमिली के मुतालिक इंटरनेट पर कुछ भी नहीं था, यूं जैसे किसी ने हर मालूमात वहां से मिटा दी हो। रात भर वो सो नहीं सकी। मुलाजमा ने आकर खाने का पूछा, मगर वो सर लपेटे पड़ी रही। डैड के नजदीक कभी भी मैं अहम नहीं रही। वो शख्स मुझे डैड का नाम लेकर क्या कुछ कह रहा था। इनको तो शायद मेरी शक्ल भी ठीक से याद नहीं। अंदर ही अंदर सुलगती वो रात देर तक आंसू बहाती रही। यही वजह थी कि सुबह कॉलेज में इसका सर काफी देर तक वो भारी रहा। जिद में आज वो ड्राइवर को भी साथ में लाई थी और खुद वो अनारी ड्राइवर थी। इसलिए छुट्टी के वक्त जब इसने आसमान पर गहरे काले बादल नमूदार होते हुए देखे तो एक लम्हे के लिए इसका दिल डूब सा गया। कोई डर की बात नहीं है, मैं अच्छी खासी गाड़ी ड्राइव कर लेती हूँ। अच्छा है ना, अगर मुझे कोई नुकसान होगा तो डैड को शायद मेरी थोड़ी सी परवाह हो जाए। दिल ही दिल में खुद को समझा दे वो फायजा आयशा लोगों को खुदाफिज कहते गाड़ी लेकर निकल आई। मगर अभी इसी कॉलेज से निकले 5 ही मिनट हुए थे कि ताबड़तोड़ बारिश बरसने लगी थी। रोड पर फिसलन पहले से भी ज्यादा हो गई थी। आसपास बढ़ता हुआ ट्रैफिक और सड़क पर जमा होते पानी ने जूनी को हवास बाख्ता कर दिया था। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ। आज ही ड्राइवर के बगैर आना था क्या? इसने जी भर के खुद को कोसे। बड़े रोड पर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। आगे काफी सारा ट्रैफिक जमा था। झंझलाते हुए जूनी ने गाड़ी को दाएं जानिब एक जेली सड़क पर मोड़ दिया। यहाँ ट्रैफिक तो ना होने के बराबर था, मगर सड़क छोटी थी और मुसलसल तेज बारिश के बायस जूनी को गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था। वो जैसे तैसे करके गाड़ी चलाती रही, मगर कुछ ही दूर जाते गाड़ी एक झटके से खामोश हो गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? वो बुरी तरह से घबराई। कई बार स्टार्ट करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। या अल्लाह, अब क्या करूं? घर से किसी को बुलवाऊं क्या? वो जी भर के परेशान हुई। फिर इसे याद आया कि इसके पास तो मोबाइल फोन था ही नहीं। मोबाइल फोन तो इसी शेहराम अफंदी के पास था। एक दफा फिर इसने दिली दिल में इसने हजारों खुतबात से नवाजा। सड़क पर मुसलसल पानी जमा हो रहा था। वो अंदर ही अंदर बैठी रह सकती थी। सो दिल कड़ा करते गाड़ी से बाहर निकल आए। तेज बरसती बारिश की बौछार ने इसे पल भर में ही भिगो डाला था। आसपास कोई शेल्टर, कोई शेड नहीं था। वो चंद मिनटों में ही थर थर कांपने लगी। कुछ देर वो वहीं बरसती बारिश में खड़ी रही और फिर इसकी निगाह गाड़ी के बिल्कुल सामने बने सफेद रंग के बड़े से घर पर पड़ी थी, जहां इस सड़क पर ज्यादा घर नहीं थे और एक घर तो काफी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ था। दाएं और बाएं बड़े बड़े से गार्डन से और दरमियान में सर उठाए वो बड़ा सा घर। जूनी को कुछ ना सूझा तो वो तेजी से भागते हुए घर के दरवाजे तक आई। क्या घर में है कोई खातून? इसने चिल्लाकर गार्ड से पूछा जो शेड तले बैठा हुआ था। अब अंदर चली जाएं। अंदर मैडम मौजूद है। इसने दरवाजा खोल दिया। जूनी को गनीमत महसूस हुई। वो लपक कर घर के अंदर दाखिल हो गई। बड़ा सा लॉन अबूर करके जिस वक्त अंदरूनी हिस्से तक आई, वो सर से लेकर पैर तक मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। हल्के गुलाबी रंग की कमीज में इसका वजूद आया हो रहा था।
इसे जी भर के शर्म आई मैं किस हुलिये में किसी अजनबी के घर चली जाऊं, मगर इससे पहले कि वो वापस पलटती अंदरूनी दरवाजा किसी दरमियानी सी उम्र वाली औरत ने खोला। अंदर आ जाओ बेटा, इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो तुम? इस औरत ने इतनी फिक्रमंदी से कहा कि जूनी ने फौरन घर के अंदर दाखिल हो गई। तुम तो पूरी भीग गई हो, इस औरत ने फिक्रमंदी से जूनी को देखकर कहा। जूनी ने पशेमानी से अपने आप को देखा। दरवाजे के पास खड़ी वो नुचड़ रही थी। आई एम सॉरी, मगर यहाँ आसपास कोई घर नहीं था। मेरी गाड़ी भी बस यहीं खराब हो गई। वो जी भर के शर्मिंदा हो रही थी, साथ ही साथ थर थर कांप रही थी। औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा नाम फरखंदा है, घबराओ मत, अंदर आ जाओ, लेकिन अगर तुम इन्हीं कपड़ों में रही तो बीमार पड़ जाओगी। देखो तुम्हारे होंठ नीले पड़ रहे हैं। औरत का लहजा इंतहाई नरम था। जूनी ने बेबसी से अपने लब कुचले। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस एक फोन चाहिए, मैं अपने डैड को फोन करूंगी, घर से कोई गाड़ी भेज देंगे। वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी, मगर फरखंदा बेगम के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम परेशान मत हो, फोन भी कर लेना, मेरा बेटा आने वाला है, वो खुद तुम्हें छोड़ आएगा। तुम तब तक कपड़े चेंज कर लो। इन्होंने हाथ में पकड़ा फोन, इसकी सिम भराया। जूनी को कदरे इत्मीनान सा महसूस हुआ। वो सर से पैर तक भीगी हुई थी, फोन क्या इस्तेमाल करती। मजबूरन इसे फरखंदा बेगम की हदायत के मुताबिक अंदर कमरे में जाना पड़ा। इन्होंने अलमारी खोलकर एक ट्राउजर और टी शर्ट इसके हवाले की थी। मेरी कोई बेटी नहीं है, बस बेटा ही है, इसके के कपड़े हैं, तुम चेंज कर लो। वो इसे वॉशरूम दिखाते बाहर चली गई। जूनी का दिल कड़ा हुआ था। मुझ में इतना डर क्यों रही हूं मैं? ये कोई हॉरर फिल्म थोड़ी है, इतनी अच्छी नाइस लेडी है वो। इसने ट्राउजर शर्ट उठाया और सीधा वॉशरूम में घुस गई। पता नहीं किसका कमरा था, किसका वॉशरूम था, मगर हर चीज इंतहाई लग्जरी थी। वो कपड़े चेंज करके बाहर आई तो थर थर कांपते वजूद को कुछ सुकून आया, मगर बाहर एक नई कयामत इसकी मुंतजर थी। बाथरूम से निकलते इसके लबों से चीख निकली। इसकी चीख सुनते ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा शख्स चौंक कर मुड़ा। तुम? इसके लबों से बेआवाज निकला था, शहराम अफंदी। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े शहराम ने हैरत से जूनी को अपने बाथरूम से निकलते देखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बेहद हैरान हुआ था। खुद भी वो बारिश में भीगा हुआ लग रहा था, मगर जूनी की तो हालत गैर हो गई थी। इसे यहाँ देखते, दूर हटो, मुझसे देखो, एक कदम भी मेरी तरफ मत आना, मैं सच कह रही हूँ। मैं चीख चीख कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। किस्मत ही खराब है मेरी, एक दफा फिर आपके चुंगल में आ फंसी हूँ। वो बुरी तरह आवाज बागता हुई। शहराम अफंदी ने बेख्तियार दोनों हाथ उठाए। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने कमरे में खड़ा हूँ, ये मेरा घर है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खुद हैरान था। जूनी को इसको किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मिले हुए ना तुम दोनों माँ बेटा? मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। वो थर थर कांप रही थी। सारी बहादुरी तो शहराम अफंदी को देखते ही हवा हो गई थी। वो एक झटके से इसके बराबर से गुजरी, मगर शहराम ने इसकी कलाई थाम कर इसे रोका था। अम्मी को इस सब में कुछ नहीं पता, प्लीज इन्हें कुछ मत बताना, वो हार्ट पेशेंट है। शहराम अफंदी के अंदाज में पहली बार घबराहट झलकी। जूनी तो जैसे इसके हाथ लगाने पर ही करंट खाती उछली थी। मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाएं, दूर हटें मुझसे, क्रिमिनल कहीं के। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। किचन से गर्म चाय की ट्रे लेकर आती। फरखंदा बेगम बुरी तरह चौंकी। ओ खुदाया, लगता है शहराम वापस आ गया। मैंने तो उस लड़की को शहराम के कमरे में चेंज करने के लिए भेजा था। वो परेशान हो गई। ट्रे टेबल पर रखते हुए वो तेजी से शहराम अफंदी के कमरे की तरफ आई, मगर दरवाजा खोलते इनके 14 तबक रोशन हो गए थे। शहराम अफंदी ने जूनी की कलाई थाम रखी थी और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वो दोनों एक साथ पलटे। शहराम की गिरफ्त जूनी की कलाई पर हल्की पड़ी थी और इसी लम्हे का जूनी ने फायदा उठाया। इसने लपक कर टेबल पर रखी फ्रूट काटने वाली छुरी उठाई और पूरी कुव्वत से शहराम की पसली के करीब घोंप दी थी। वो अपने ध्यान में गुम खड़ा था। बस एक कराह इसके लबों से निकली, मगर फरखंदा बेगम के लबों से एक दिलखराश चीख निकली थी। शहराम, ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे को मार दिया।
وہ ایک دم بھاگتی ہوئی شہرام تک آئی تھی جو ایک ہاتھ سے اپنے ابلتے ہوئے خون کو روکے ہوئے تھا۔ زونی نے کانپتے ہاتھوں سے چھڑی نیچے پھینکی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ فرخندہ بیگم کی چیخیں اور شہرام کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے ہی اس کا سر زور سے چکرایا۔ میں پولیس کو بلاتی ہوں، اس لڑکی نے تمہیں چاقو مارا ہے۔ شہرام فرخندہ بیگم زاروں قطار رو رہی تھی۔ زونی الٹے قدموں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ اندھا دھند باہر کی طرف بھاگتے اس کے کانوں میں شہرام کی آواز پڑی تھی۔ وہ اپنی ماں کو روک رہا تھا، نہیں امی پولیس کو فون مت کریں، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ زنیرہ ہے، حسنین ماموں کی بیٹی۔ وہ لاؤنج کے آخری سرے پر تھی جب درد میں ڈوبی شہرام کی آواز پر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ وہ پل بھر میں منجمد ہو گئی۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر کمرے کی سمت دیکھا جہاں پر فرخندہ بیگم شہرام کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا تھا، شاید وہ بے حد مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ حسنین ماموں؟ اس کا مطلب یہ میری پھپھو ہیں اور شہرام پھپھو کا بیٹا؟ زونی کے لب بے آواز ہلے، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی، مگر اگلے لمحے اسے شہرام کا وہ روپ یاد آیا جو اس نے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ جھرجھری لے کر وہ الٹے قدموں گھر سے باہر کی سمت بھاگی۔ فی الحال اسے صرف اپنی جان بچانی تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کے اندر بیٹھی۔ یا اللہ پلیز آج مجھے بچا لے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، پلیز۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے وہ دل میں گڑبڑائی۔ تیسری چوتھی بار چابی گھمانے پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر بھی اس سفید محل کو نہ دیکھا۔ گاڑی بھگاتے وہ صرف آدھے گھنٹے میں اپنے گھر واپس پہنچ گئی تھی، مگر وہاں ویسا ہی سکوت، ویسی خاموشی تھی۔ حسنین جمال گھر نہیں تھے اور ان کی بیوی کہاں تھی، زونی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے وہ کتنی دیر بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ اگر وہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں تو پھر کس بات کی دشمنی ہے؟ شہرام کو ڈیڈ سے آخر سب کے بارے میں مجھے کیوں نہیں پتا؟ کیا راز ہے اس سب کے پیچھے؟ وہ بے چینی سے ناخن کترتے کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا، وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، زونی تھی، سچ کی تہہ تک جانے والی۔ اسے پتا تھا ڈر تو اسے کبھی سچ بتائیں گے نہیں، سو اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، اپنی آبائی حویلی میں، جہاں اس کی دادی بھی جان زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ مگر زونی جانتی تھی کہ اگر کوئی تھا جس کو سچائی معلوم تھی تو وہ یقیناً بی جان ہی ہوں گی۔ اس نے ملازم کو اپنے گاؤں جانے کا بتایا اور خود ڈرائیور کے ساتھ نکل آئی۔ شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ان کی آبائی حویلی موجود تھی۔ وہاں شہر کی نسبت کافی زیادہ رونق تھی۔ گاؤں میں بھی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ہو گئی تھی۔ زونی کو اپنی بیمار دادی سے کبھی کوئی خاص لگاؤ رہا نہیں تھا، مگر آج وہ انہی کے لیے یہاں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر بی جان حیران رہ گئی، مگر ان کے بوڑھے بازوں نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ زونی کو شرمندگی سی ہوئی، کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے۔ بی جان مجھے سب کچھ بتائیں، سچ سچ۔ ڈیڈ حویلی چھوڑ کر کیوں چلے گئے اور کیا سچ میں میری کوئی پھپھو ہے؟ اس نے بی جان کے دونوں ہاتھ تھامے، ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے یقین تھا ایک نہ ایک دن تمہیں اس بات کا پتہ ضرور چلے گا۔ میں نہیں چاہتی فرخندہ زندہ ہے بھی یا نہیں، تمہارے باپ نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب تم صرف 5 سال کی تھی تمہارے باپ اور میرے اکلوتے بیٹے حسنین نے ہماری ساری جائیداد اونے پونے بیچ ڈالی۔ وہ شہر میں نیا کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ تب تمہاری پھپھو امریکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کا نام فرخندہ تھا۔ تمہارے باپ نے جو کاروبار شروع کیا وہ تو چلا ہی نہیں، نتیجتاً اس نے یہ حویلی بھی گروی رکھ دی۔ آئے روز وہ تمہاری ماں کو مارتا پیٹتا، اپنا سارا غصہ اور پریشانی مجھ پر اور تمہاری ماں پر نکالتا تھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جلد یا بدیر یہ حویلی بھی ہم سے چھن جاتی اگر فرخندہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ سے واپس نہ آتی۔ اس کے شوہر شہریار افندی نے ایک بھائی کی طرح تمہارے باپ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو حسنین، اتنے برس امریکہ میں رہ کر میں نے بہت پیسے جمع کر لیے ہیں، تم سب میرے اپنے ہو۔ یہ پیسہ اگر تم لوگوں کے کام نہیں آئے تو میرے کس کام کا؟ اس حویلی کو آزاد کرواؤں گا اور کاروبار نے اسے کھڑا کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔
शहरयार अफंदी ने अपनी सारी जमा पूंजी हसनैन के सामने रख दी और हसनैन तो सदा का लालची था। इसने वो सारी दौलत समेट ली, इस हवेली को आजाद करवाया, शहर में अपना कारोबार खड़ा किया और जब कारोबार खूब जम गया तो इसने मक्खन में से बाल की तरह शहरयार को निकाल बाहर किया। फरखंदा और शहरयार हैरान रह गए कि इनका बेटा अमेरिका में पड़ा था। फरखंदा और शहरयार ने तुम्हारे बाप की बहुत मिन्नत समाजत की, कारोबार में हमारा हिस्सा हमें दे दें। भाई, हमारे पास जितनी रकम थी हमने सब आपके कारोबार में लगा दी। अगर आपने हमें कुछ ना दिया तो शहराम की तालीम भी जारी नहीं रह सकती। वो वहां अमेरिका में पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। फरखंदा ने हसनैन के सामने अपने हाथ जोड़ दिए थे, मगर हसनैन पर तो ना जाने कौन से लालच की पट्टी बंध गई थी। इसने धक्के मारकर फरखंदा और शहरयार दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। मुझ बूढ़ी जान की भी ना सुनी। शहरयार पर गुर्बत ने ऐसा हमला किया कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाया और इसी दौरान हार्ट अटैक से इसका इंतकाल हो गया। फरखंदा बेवा हो गई, मगर फिर भी हसनैन के पत्थर दिल को कोई न पिघला सका। कारोबार में से इसने फरखंदा को 1 रुपया भी ना दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अगर वो इसे इस हवेली के आसपास नजर आई तो इसे जान से मार देगा या अमेरिका में इसके बेटे को खत्म करवा देगा। फरखंदा बेटे की जान बचाने के लिए हम सबसे दूर चली गई। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गई। तुम्हारा बाप तो यही कहता रहा कि वो भी कहीं मर गई है। हसनैन को किस लालच ने इतना अंधा किया कि वो जल्दी खुल गया। कारोबार में कामयाब होते इसने शहर में अपना घर बनाया और बिनी से शादी कर ली। वो मॉडर्न और जदीद मिजाज की औरत थी। तुम्हारी माँ जैसी सादा मिजाज औरत इसके सामने कहाँ टिक सकती थी। चंद ही सालों में तुम्हारी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई और हसनैन हम सबको भूल भाल कर अपनी दुनिया में मगन हो गया। अब बरसों गुजर चुके हैं, पता नहीं कहाँ है मेरी बेटी। वो रोने लगी थी, साकित बैठी। जूनी ने बेख्तियार अपने आंसू साफ किए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बाप कितना जालिम शख्स था। वो जो शहराम को गलत समझ रही थी, दर हकीकत वो अपने अंदर इतने दुख संभाले हुए था। न जाने किस तरह इसने अमेरिका में अपनी तालीम मुकम्मल की थी और वापस आकर अपना बिजनेस खड़ा किया था। अगर वो बदला लेना चाहता था तो वो हक पर था। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। फूफो जिंदा हैं बीजान, शायद इन्होंने अपना दिल मजबूत कर लिया, मगर मैं इन्हें आपके पास जरूर लाऊंगी। इसने बीजान का हाथ थामकर वादा किया। वो रो रो कर निढाल हो चुकी थी। पूरी रात जूनी की आंखों से नींद गायब रही। रह रहकर वो ग्रे आंखों वाले शख्स इसके सरापे में उतर रहा था। इसे अपने बाप पर जी भरकर अफसोस हो रहा था। इसने पक्का फैसला कर लिया था कि वो शहर जाकर इनसे फरखंदा फूफो से माफी मांग सकती है ना। यही सोचकर वो सुबह सुबह तैयार होकर हवेली से निकल आई थी। हल्के सब्ज रंग की लंबी सेर और ट्राउजर के साथ वो बेहद फ्रेश लग रही थी। जैसे वो गाड़ी में बैठी, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शहर और गांव के दरमियान लंबा रास्ता था। आधा रास्ता तय हुआ, गाड़ी एक पेट्रोल पंप के सामने रुकी तो ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर गया और अपनी सोचों में गुम बैठी रही। कुछ देर बाद ड्राइवर फिर से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब अगर रास्ते में कोई शॉप आए तो मुझे पानी की बोतल ले देना, जूनी ने हल्का सा ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। वो एक पल के लिए साकित रह गई। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और बैठा था। वो शहराम अफंदी था। आप यहाँ? ड्राइवर कहाँ है? वो बुरी तरह से घबराई। शहराम अफंदी ने इत्मीनान से सर हिलाया। मैंने ड्राइवर से बात कर ली है, वो यहाँ से शहर चला जाएगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए ये तरीका अपनाया। वो मजबूत अंदाज में बात कर रहा था। जूनी का दिल दूध का उभरा और इसने चोर नजरों से शहराम अफंदी का जायजा लिया। वो मजबूत हाथों से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सफेद रंग का शलवार कमीज पहने वो अपने पहले वाले होलिये से अक्सर मुख्तलिफ लग रहा था। देखो जूनी, मैं जानता हूँ तुम्हें सच्चाई से लाइलम रखा गया है। मैं इंतकाम की आग में पागल हो रहा था। मेरे बाबा हसनैन जमाल की वजह से इस दुनिया से चले गए। मैंने किस मुश्किल से अपनी तालीम मुकम्मल की ये मैं ही जानता हूँ। किस्मत ने यावरी की तो मैं होटल्स की ये चेन बनाने में कामयाब हो गया, वरना शायद मैं कोई कार मैकेनिक होता। वो तलखी से हंसा था। जूनी ने बेबसी से सर झुका लिया। कुछ रोज पहले तक मैंने पक्का अहद कर लिया था कि मैं तुमसे इंतकाम लूंगा।
किसी भी तरीके से मैंने लंबे अरसे से तुम पर नजर रखी हुई थी, तुम्हारी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए, मगर पिछले कुछ बरसों से तुमने वहां पोस्टिंग छोड़ दी। इस सोच जब मैंने तुम्हें होटल में देखा तो मैंने बदला लेने का पूरा इरादा कर लिया था, लेकिन न जाने क्या हुआ मगर मैं तुम्हारे आगे हार गया। तुम्हारी मासूम सूरत देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकूं। इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने इकरार कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी तरफ से बुरी नीयत से आया था, लेकिन अब मैंने तुम्हारे डैड को माफ कर दिया। आइंदा कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुम भी प्लीज पिछली सारी बातों को भूल जाना। हमारा माजी बहुत बुरा है, वरना मैं तो कुछ और ही चाहता था। अपनी बात मुकम्मल करके वो खामोश हो गया। जूनी ने बेसाख्ते से देखती चली गई। वो कुछ ना बोली तो शहराम अफंदी ने मुड़कर इसे देखा। दिल एक लम्हे के लिए बेकाबू हुआ था। इसके हुस्न ने तो इसे एक पल भर में ज़ेर कर लिया था। चंद लम्हे तक वो इसे देखता रहा। गाड़ी बेकाबू हुई तो वो चौंक कर आगे की सिमत देखने लगा। हमारा माजी ऐसा ना होता तो कि आप चाहते? जोनी के बेसाख्ता सवाल पर शहराम चौंका। तो फिर मैं तुमसे शादी करना चाहता और मैं तुम्हें प्रपोज करता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जूनी सवाल करते साथ ही वो हल्का सा हंसा था, जैसे से जवाब पता हो। जूनी ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि ये शादी अभी होगी, आज ही। शहराम का पांव बेख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। चिड़ की आवाज के साथ गाड़ी रुकी। इसने एक झटके से मुड़कर देखा था। ये क्या कह रही हो तुम? जूनी, तुम होश में तो हो? वो बेहद हैरान हुआ था। जूनी ने बेसाख्ता अपना रुख मोड़ा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट तक इंतजार करूंगी। अगर आपने हाँ नहीं किया तो मेरी ऑफर बदल जाएगी। वो बिल्कुल पहले वाले निडर और पुरएतमाद अंदाज में बोली थी। शहराम चंद लम्हे तक इसे देखता रहा। टाइम खत्म होने वाला है। जूनी ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। शहराम ने एक लम्हे की देर किए बगैर इसकी कलाई थाम कर इसे रोका। मुझे कबूल है, एक बार नहीं 1000 बार भी। लेकिन तुम्हारे डैड का क्या तुम इन्हें नहीं बताना चाहोगी? वो बेहद खुश था और साथ में हैरान भी। जूनी ने सर झटका। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर झुकाकर अपने लब काटने लगी। तुमने पूछा ही नहीं कि मेरा जख्म अब कैसा है। तुमने मुझे मारने में वैसे कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। वो शगुफ्ता अंदाज में बोला। जूनी को शर्मिंदगी सी हुई, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। शहराम अफंदी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसने एक दफा फिर गाड़ी स्टार्ट की, मगर एक हाथ से इसने जूनी की कलाई मुसलसल थाम रखी थी। मेरा हाथ तो छोड़ दे प्लीज, दर्द हो रहा है। आधे घंटे बाद वो जैसे थक कर बोली तो शहराम ने मुस्कुराते हुए इसकी कलाई छोड़ दी थी। इसका रुख मजिस्ट्रेट ऑफिस की जानिब था। वो शहर में दाखिल हो चुके थे, मगर इससे पहले कि वो ऑफिस पहुंच पाता, जेली सड़क पर मुड़ते ही स्याह रंग की गाड़ियों ने इन्हें आगे पीछे से घेर लिया था। शहराम के माथे पर बल पड़े और जूनी का सांस इसके हलक में रुक गया था। वो कैसे भूल गई थी कि हसनैन जमाल ये सब कुछ होने देगा। गार्ड से नीचे मत उतरना, जब तक मैं न कहूं। वो इसे ताकीद करता नीचे उतरा, मगर इससे पहले कि वो 2 कदम भी चलता, फिजा में फायर की आवाज गूंजी थी। जूनी के लबों से एक दिल खराश चीख निकली। सामने वाली गाड़ी से निकलते आदमियों ने शहराम पर फायर किया था। वो हवास बाख्ता अंदाज में गाड़ी से नीचे उतरी, मगर इससे पहले कि वो शहराम तक जाती, पीछे से आकर किसी ने इसे दबोच लिया। वो बुरी तरह फड़फड़ाई। माफ करना जूनी बेटा, पर इस सब के बगैर चारा नहीं है। हसनैन जमाल की गुर्राती हुई आवाज इसके कानों के पास से उभरी। वो रुख मोड़ भी ना सकी। इन्हीं के हुक्म पर किसी ने इसे बांध कर गाड़ी में डाल दिया था। मुंह पर टेप लगा दी गई थी। वो मजाहमत भी ना कर सकी। हाँ, बस आखिरी मंजर इसने यही देखा था कि शहराम अपने एक पहलू को थामे जमीन पर गिर रहा था। हसनैन जमाल इसके पास से गुजरते हुए शहराम की सिमत जा रहे थे। कोई गाड़ी में बैठा और इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जूनी का जहन घुप अंधेरे में डूबता चला गया। दोबारा से होश आया तो वो हवेली के कमरे में मौजूद थी। हाथ पांव खोले जा चुके थे। होंठों पर लगी टेप भी नदारत थी और वो झटके से उठ बैठी। यकीन नहीं आता डैड ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। क्या किया होगा इन्होंने? शहराम को मार डाला होगा। चकराते सर को थामते वो बेड से नीचे उतर आई। कमरे में इसके अलावा और कोई
था भी नहीं। यकलखत से अपने बाप से शदीद नफरत महसूस हुई थी। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। हवेली के बड़े हॉल में ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें इसके बाप की थीं। वो गैर इख्तियारी तौर पर ही इसकी तरफ चली आई। संभाल कर रख लें अपनी इस पोती को, जैसे इसकी माँ थी कमअकल वैसे ये खुद है। जिन रिश्तों से मैं कब का पीछा छुड़ा चुका हूँ, ये इनसे नए रिश्ते जोड़ने चली है। निकाह की तैयारियां करें। आज ही शाम जो भी पहला रिश्ता मिला इसके साथ निकाह पढ़ा दूंगा मैं। जूनी का वो गला फाड़ कर चिल्लाते हुए कहीं से भी वो हसनैन जमाल नहीं लग रहे थे, जो शहर में एक मारूफ बिजनेसमैन के तौर पर मशहूर थे। जूनी की आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। शर्म कर लो हसनैन, वो कोई गैर नहीं, तुम्हारी बहन का बेटा है। अपनी गलतियों को सुधार लो। अगर शहराम जूनी को पसंद करता है तो तुम्हें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अभी अपनी गलतियों का कफारा अदा कर लो। बीजान की आवाज पर जूनी ने देखा। वो व्हील चेयर पर वहां मौजूद थी। इनका बूढ़ा वजूद अगरचे कमजोर था, मगर वो इसके लिए लड़ रही थी। कोई गलती नहीं की मैंने, अपना कारोबार सेट किया। शहरियार ने खुद पैसे दिए थे मुझे। इस वक्त ना देता मुझे वो रकम, मैंने इसकी मिन्नतें थोड़ी की थी ना। अब इसका बेटा कहीं से उठ कर आ गया है। 4 दिन बाद वो अपने बाप का कारोबार मुझसे मांगने लगेगा। यही चाहती है ना आप? वो बिफड़ कर बोल रहे थे। रजूनी ने बेबसी से अपनी पलकें मींची, मगर किसी एहसास के तहत इसे फौरन आंखें खोल दी थी। इसे लगा इसका वहम है। इसने बेख्तियार पलकें झपका कर देखा। वहम नहीं था, वाकई शहराम अफंदी इसी हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होता नजर आ रहा था। इसके माथे पर एक बैंडेज नजर आ रही थी। इसने वही सफेद रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, जिसमें दाएं पहलू की जानिब खून का एक सुर्ख निशान मौजूद था। वो अकेला नहीं था, इसके साथ फरखंदा फुप्पो थी। मेरी बेटी आ गई। बीजान के आंसू में डूबी आवाज बुलंद हुई थी। फरखंदा बेगम ने तो जैसे हर एहतियात बलाए ताक रख दी थी। वो दौड़कर माँ से लिपट गई। हवेली के सारे मुलाजमीन नम आंखों के साथ वो मंजर देखते रहे। दोनों माँ बेटियां एक दूसरे के साथ लगकर न जाने कितनी देर तक रोती रहीं। बीजान बार बार फरखंदा बेगम को चूम रही थी। मुझे माफ कर दें अम्मा, मैं सिर्फ शहराम की जान बचाने के लिए आप सबसे दूर हो गई थी। मुझे लगता था हसनैन भाई एक दफा फिर हमें बर्बाद कर देंगे। वो फूट फूट कर रो रही थी। बीजान ने इन्हें अपने साथ लिपटा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कब तुम लोगों को बर्बाद किए? तुम और तुम्हारा बेटा ये चालें चलना बंद करो। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ बरगलाया और अब बीजान को मेरे खिलाफ कर रही हो। वो भड़क कर बोले थे। शहराम अफंदी के माथे पर बल पड़े। बस बहुत हो गया हसनैन मामू, आखिर आपको इतना गुस्सा किस चीज का है? जो कुछ आपने करना था वो कर लिया, लेकिन अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वो कदम कदम चलता इनके सामने आकर खड़ा हो गया। हसनैन जमाल के चेहरे की रंगत झट पड़ी थी। क्या करोगे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरा कारोबार तुम्हारे बाप के पैसों पर खड़ा है? एक ढेला नहीं दूंगा मैं तुम्हें। वो जैसे नीम पागल से हो रहे थे। शहराम अफंदी के लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फेरी। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे कारोबार वापस मांग रहा हूँ? मैं आपसे दौलत और कारोबार में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका हूँ, और आपकी ये छोटी सी फर्म जिसे आपने धोखे से कायम किया था, वो अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस बात से तो आप वाकिफ होंगे ना, इसलिए तो आजकल आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। वो अंदर की सारी बातों से वाकिफ था। हसनैन जमाल के चेहरे की रंगत जर्द पड़ी। मैं जूनी के साथ निकाह करना चाहता हूँ। पुरानी सारी बातों को भूल जाएं। मैं जूनी से मोहब्बत करता हूँ और इसे अपनाना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए आज मैं अम्मी जान को लेकर यहाँ पर आया हूँ। आपका कारोबार और आपकी जिंदगी आपको मुबारक हो, वो दो टोक अंदाज में कह रहा था। जूनी ने भीगी पलकों के साथ इसे देखा। वो कितने इस्तेहकाक के साथ इसका हाथ इसके बाप से मांग रहा था। हसनैन जमाल ने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जूनी की शादी कहीं और कर दूंगा। इनकी बात अधूरी रह गई थी। शहराम ने मजबूती से इनके कंधे पर अपना हाथ रखा। तो इस सूरत में ये जो बची कुची दौलत आपके पास है, आपको इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं आपके पास एक ढेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। वो सीधा इनकी आंखों में आंखें डाले चबा चबा कर कह रहा था। हसनैन साहब लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए। जेब से रुमाल निकालकर इन्होंने माथे पर आया पसीना साफ किया। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि आज शाम को ही निकाह रख लो।
बिनिश घर में अकेली है, मुझे वापस पे जाना है, कमजोर आवाज में कहते इन्होंने जैसे हार मान ली थी। शहराम के लबों पर एक मुस्कुराहट फैली। सीढ़ियों पर खड़ी जूनी ने आंसू भरी निगाहों से अपने बाप को देखा था, जिनकी सारी अकड़, सारा गरूर आज टूट चुका था। धोखेदही से बनाई हुई शानदार जिंदगी आखिरी सांसें ले रही थी, मगर फिर भी वो अपने बाप के मुतालिक बुरा नहीं सोच सकती थी। निकाह की तकरीब रौनकों से लबरेज थी। बीजा ने इसकी माँ का उरूसी जोड़ा निकाल कर दिया, जिसे पहनकर वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। हसनैन जमाल ने बुरे दिल से ही सही लेकिन बाप होने का फर्ज अदा किया था। जिस वक्त जूनी ने निकाह नामे पर दस्तखत किए, इसका दिल जोर से धड़क उठा। ये वही शख्स था जिससे वो बस चंद रोज पहले मिली थी, और मुलाकात भी कैसी थी। होटल वाला वाकया याद आते ही जूनी के लबों पर एक शर्मिंदगी से मुस्कुराहट फैल गई। इसकी रुखसती हो चुकी थी और शहराम खान ने अपने साथ शहर अपने घर में ले आया था। फरखंदा बेगम अरसे बाद बीजान से मिलकर इंतहाई खुश थी। ऊपर ऊपर से ही सही, मगर हसनैन जमाल भी अपनी बहन से राजी हो चुके थे। अब सब कुछ ठीक था। वो फूलों से सजी सेज दरमियान में बैठी थी। जब दस्तक देकर वो कमरे में दाखिल हुआ, मुझे पहली नजर की मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं था जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था, इसने जूनी को अपने साथ लगाते हुए कहा। वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। वैसे सच बताओ, तुम मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि तुम अपने डैड को सजा दे सको, या कोई और बात थी? इसके जूड़े से में से लेटे निकालते शहराम अफंदी ने पूछा। जूनी के लबों पर एक शरारती से मुस्कुराहट बिखर गई। आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं आपसे तूफानी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं? वो सब तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि बीजान फरखंदा फूफो से मिल सके। वो शरारत से लब दुबाए आंखें पटपटाए कह रही थी। शहराम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। एक झटके से इसने जूनी को अपनी गिरफ्त में कैद किया। जो भी बात है, अब तो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करना सिखा दूंगा। इससे जूनी के माथे पर मोहब्बत की मोहर सब्त की। वो पल भर में गुलाबी पड़ गई। ऐसे क्या बताती जिस मोहब्बत का शिकार वो हुआ था, इसी के हाथों तो सुनैरा ने भी अपना दिल हारा था। मगर अब सब कुछ ठीक था। वो इसकी मजबूत पनाहों में थी और इस पनाह से अब कोई इसे नहीं निकाल सकता था।